नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है कम्युनल अवार्ड एवं पूना समझौता, जिसको सांप्रदायिक पंचाट की संज्ञा दी जाती है। 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जैसा कि हमने चर्चा की है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति के पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, परंतु वहाँ से कोई आशाजनक ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई भी आशाजनक उनको किसी भी प्रकार की जो है स्वीकृति नहीं मिली, तो ये गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। इसके पश्चात जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन इस समय में जो एक अराजकता का माहौल पूरे देश में था और ब्रिटिश सरकार का लगातार दमन चक्र चल रहा था, जिसके चलते ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो असफल हो गया। ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को तोड़ने के लिए एक नई चाल उनके द्वारा चली गई और उन्होंने नई चाल के तहत भारत के विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोगों को अलग करने का प्रयास किया। तो ये भारतीय समाज को तोड़ करके भारतीय समाज की एकजुटता को कम करने का अंग्रेजी सरकार का प्रयास था, क्योंकि इस समय में ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे और रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की, जिसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट नाम दिया जाता है। इसके पीछे उनकी मानसिकता यही थी कि किसी भी तरीके से भारतीय समाज की जो एकता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो एकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, तो उसको समाप्त करना था। तो जब उन्होंने इसकी घोषणा की, तो घोषणा करने के साथ ही इसके अंदर जो मुख्य बिंदु रखे गए, उन बिंदुओं से स्पष्ट पता चलता है कि अब अंग्रेजी सरकार जो है वो भारत में फूट डालो और राज करो की रणनीति के आधार पर शासन करना चाहती थी। अब हम इसके जो मुख्य बिंदु थे सांप्रदायिक पंचाट के, उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सांप्रदायिक पंचाट के अंदर जो मुख्य बिंदु रखे गए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो पृथक प्रतिनिधित्व जिस तरीके से प्रदान किया गया था 1909 के एक्ट में, उस पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लगातार जारी रखा जाएगा। पृथक प्रतिनिधित्व जिस पर हमने चर्चा की थी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, और ये 1909 में जब दिया गया था तब भी मिंटो ने कहा था कि आज जो हम बीज बो रहे हैं उसकी फसल बहुत विषैली होगी, और कहीं ना कहीं वो भारतीय समाज को तोड़ने के लिए लाया गया था। तो उस एक्ट का 1932 के कम्युनल अवार्ड में पुनः समर्थन किया गया। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत थे, उन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों को छोड़कर बाकी के सारे प्रांतों की जो व्यवस्थापिकाएँ थी, उन व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात भी इस एक्ट में रखी गई कि महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु था वो ये था कि मुस्लिम वर्ग जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उन मुस्लिम वर्गों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा।
यानी उन मुस्लिमों को भी अलग से आरक्षण का प्रबंध इसके अंदर किया जाएगा। चौथा बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, और वो बिंदु ये था कि जो दलित वर्ग है उस दलित वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया और दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडलों का गठन करने की बात की गई। एवं जो सार्वजनिक निर्वाचक मंडल थे उन सार्वजनिक निर्वाचक मंडलों में भी दलितों को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया। कुल मिलाकर के इम्बैलेंसिंग जो सिस्टम था कि कैसे भी करके दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग करने का ये ब्रिटिश सरकार का एक प्रयास था, और इसी के लिए उन्होंने इस तरीके से उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यानी अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही। इसके अलावा ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, यानी ईसाई और एंग्लो इंडियंस को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा अगला जो बिंदु था इस अवार्ड में कि जो श्रमिक वर्ग है, और वो श्रमिक वर्ग चाहे कहीं व्यापार उद्योग या चाय के बागानों में कार्यरत है, उनको भी अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। तो एक श्रमिक वर्ग के रूप में भी एक वर्ग को अलग करने का प्रयास इस अवार्ड के अंदर किया गया। और एक और इसके अंदर जो संशोधन किया गया था व्यवस्थापिकाओं में, तो उन्होंने ये किया कि प्रांतीय जो व्यवस्थापिकाएं हैं उन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या को दुगुना कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक्ट था इसमें ये महत्वपूर्ण शर्तें, ये बातें शामिल की गई थी। कुल मिलाकर के अगर हम इस एक्ट पर विचार करें तो पूरी तरीके से ये एक्ट हमारे सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का और सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का और जातिगत भावना को बढ़ाने का अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया एक तीर था। तो जैसे ही ये मैकडॉनल्ड के द्वारा इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ और सभी लोग स्तब्ध हो गए। सबसे मज़े की बात ये थी कि न तो ईसाइयों ने और न ही एंग्लो इंडियन ने और न ही भारतीय महिलाओं ने कभी भी अपने लिए अलग से आरक्षण देने की मांग की थी। बिना उनकी किसी मांग किए इस प्रकार से इस वर्ग को, ईसाइयों को अलग कर दिया गया। सिखों को आरक्षण देने की बात की गई, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की गई, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, एंग्लो इंडियंस को आरक्षण देने की बात की गई, श्रमिक वर्ग को आरक्षण देने की बात की गई। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इस एक्ट के अंदर जो भारतीय सामाजिक सौहार्द था उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि अब जो है वो भारतीयों का जो विरोध है वो बहुत ही तीव्र और मुखर तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से अगर इस पर हम जो इसकी समीक्षा करें तो सभी वर्गों के द्वारा इसकी बहुत ही भयंकर तरीके से आलोचना की गई। और जब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो गांधी जी ने उठाया, गांधी जी ने ये कहा कि दलित वर्ग जो है वो भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है और प्रारंभ से ही ये भारतीय समाज के साथ में जुड़ा हुआ एक अंग है, और इस अंग को अलग करने का जो ब्रिटिश सरकार का प्रयास है वो निंदनीय है। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले और उस समय में इस एक्ट का, इस जो पंचाट था उसका पूर्ण रूप से विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके से इस पंचाट को स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद में जब ये पंचाट लागू कर दिया गया 16 अगस्त को, तो उसके बाद में गांधी जी ने, जो कि उस समय में यरवदा की जेल में बंद थे, तो यरवदा की जेल में से ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो इस एक्ट के विरोध में, इस पंचाट के विरोध में आमरण अनशन करेंगे। तो ऐसे ही माहौल में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने लगी और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में दलित वर्ग और हिंदू समाज को अलग नहीं होने दूंगा और भारतीय समाज को टूटने नहीं दूंगा। तो जब गांधी जी ने इस प्रकार से आमरण अनशन किया तो जो शीर्ष के भारतीय नेता थे उस समय के, उनमें चिंता हो गई और ये सभी लोग गांधी जी से मिलने पहुँचे। राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अंसारी जी,
सभी जो शीर्ष नेता थे उस समय के, वो सारे के सारे नेता गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने सरदार पटेल और इन्होंने मध्यस्थता करते हुए बी आर अम्बेडकर जी के साथ में गांधी जी का एक समझौता करवाया, जो समझौता पूना में हुआ था, इसीलिए इसको पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम के तहत जिस तरीके से इस पंचाट के तहत समाज को तोड़ने की बात की गई थी, उस समाज को टूटने से रोकने के लिए इन शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक आम सहमति बनी और ये जो समझौता था वो समझौता पूना समझौते के नाम से जाना गया। तो 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता संपन्न हुआ और इस पूना समझौते के अंदर दलितों के उद्धार को देखते हुए गांधी जी ने अनेक प्रकार के प्रावधान इसमें रखे और ये स्वीकार किया गया कि सांप्रदायिक पंचाट को किसी भी रूप में लागू नहीं होने दिया जाएगा, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बदले में दलितों को कुछ रियायतें देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें यह निश्चित किया गया कि जो दलित वर्ग है, उस दलित वर्ग को सामान्य निर्वाचक क्षेत्र में ही शामिल किया जाएगा, दलित वर्ग को सामान्य निर्वाचक क्षेत्र में ही रखा जाएगा, परंतु उनको जो है उनकी संख्या के आधार पर कहीं न कहीं सामान्य निर्वाचक क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा। ये बात इसके अंदर रखी गई। दूसरा ये तय किया गया कि जो स्थानीय निकाय है, उन स्थानीय निकायों के अंदर भी दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि दलितों को सिविल सर्विसेज और सरकारी सेवाओं में कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखा जाए। और चौथा जो बिंदु था वो ये था कि दलित वर्ग को अपनी शिक्षा के लिए और दूसरी तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण बातें थी वो दलितों के उद्धार के लिए रखी गई थी। और एक और बिंदु जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था वो था कि दलितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सभी सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पूना समझौते के अंदर दलित वर्ग के उद्धार के लिए गांधी जी ने सभी क्षेत्रों के अंदर आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया। तो ये जो पूना समझौता था, इस पूना समझौते की वजह से जो सामाजिक विभेद पैदा करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया था, वो सामाजिक विभेद पैदा नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं जैसा कि ए बी कीत ने भी लिखा है कि ये समझौता दलितों के लिए स्पष्ट रूप से एक भौतिक लाभ का समझौता था, लेकिन गांधी जी को इसका एक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हुआ। और गांधी जी ने इसी समय एक निर्णय भी लिया कि अब वो दलितों उद्धार की नीति को अपनाएंगे और उन्होंने जो है हरिजन अपना पत्र वो भी प्रारंभ किया और दलितों के उद्धार का कार्य किया और सभी से आह्वान किया कि दलित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके जहाँ भी संभव हो सके उन दलितों की मदद करके और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये पूना समझौता इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि इस समझौते ने अंबेडकर और गांधी जी ने मिलकर के दलित वर्ग को भारतीय समाज से पृथक होने से बचा लिया और एक बहुत बड़ा जो खतरा इससे आने वाला था, उस खतरे से भारतीय समाज बच गया और भारतीय एकता जो थी वो पुनः स्थापित हो गई। तो इसलिए इस पूना समझौते को बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। अब जब ये पूना समझौता संपन्न हो गया, जो कम्युनल अवार्ड था, जो सांप्रदायिक पंचाट था, वो बिल्कुल असफल हो गया। तो इसके बाद में अंग्रेजी सरकार ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। तो 1932 में लंदन में ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण रूप से विरोध किया और किसी भी भारतीय दल ने इसका समर्थन नहीं किया। कुछ जो ब्रिटिश समर्थक वर्ग था, कुछ लोग थे, वो ज़रूर उसमें शामिल हुए, लेकिन फिर भी इसका कोई भी औचित्य नहीं रहा। तो एक तरीके से तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो भारतीय समाज के द्वारा और उस समय के जो भी शीर्ष राजनीतिक दल थे उनके द्वारा उसको अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर अंग्रेजी सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया
ये जो श्वेत पत्र था वो भारत में संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया। परंतु इस श्वेत पत्र में भी किसी भी तरीके से भारत के अंदर पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, और न ही भारत में संविधान निर्माण में भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी या किस प्रकार से इस भावी संविधान का निर्माण किया जाएगा, उस पर भी कोई मुख्य बिंदु उसके अंदर नहीं जोड़े गए थे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों ने इस श्वेत पत्र का भी विरोध किया। लेकिन कालांतर में इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। आगे हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। और 1935 का जो अधिनियम था उसमें सभी क्षेत्रों के ऊपर चर्चा की गई थी, बातचीत की गई थी, और भारत के संविधान निर्माण में भी वह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हुआ था। क्योंकि आज भी जो हमारा संविधान है उसका लगभग 75% हिस्सा यानी 2/3 जो भाग है वो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। तो इस श्वेत पत्र के आधार पर ही आगे 1935 का अधिनियम पारित हुआ। अब जब ये स्थितियां बनी और ये कम्युनल अवार्ड के बाद में पुनः समझौता हो गया, दलितों उद्धार की भावना भी पूरे भारत के अंदर फैल गई, और गांधी जी उस बात को लेकर के संपूर्ण भारत के अंदर जागृति लाने का प्रयास करने लगे। तो इसी बीच में कहीं न कहीं वापस ये चर्चाएं होने लगी कि जिस तरीके से स्वराज दल ने निकाय के चुनावों में हिस्सा लिया था और व्यवस्थापिका और विधायिकाओं में जाकर के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, उसी तरीके से कहीं न कहीं चुनावों में हिस्सा लिया जाना चाहिए। तो इसके बाद में जो 1935 के अंदर प्रांतीय जो थी व्यवस्थापिकाएँ थी और प्रांतीय विधायिकाएँ थी, उनके जो चुनाव हुए तो उन चुनावों में हिस्सा लेने का भी निर्णय लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1935 के अंदर ये जो चुनाव हुए, इन चुनावों में पंजाब को छोड़ करके बाकी संपूर्ण भारत के जितने भी प्रांत थे उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर अभी भी आम जनता का विश्वास था, और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए बनी है, इस संस्था के द्वारा कहीं न कहीं भारत के अंदर जो संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया है और जो देश को स्वतंत्रता दिलाने का जो माहौल है, उसका नेतृत्व ये संस्था जरूर करेगी। इसी आस्था के साथ में लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें अपार सफलता मिली। परंतु इन चुनावों का एक दूसरा पक्ष जो था, क्योंकि ये चुनाव लड़ने के बाद में मुस्लिम लीग बिल्कुल बौखला गई थी। जब 1937 के अंदर प्रांतीय सरकारें बनी तो उन प्रांतीय सरकारों में जो उस समय के ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ में आई, और स्पष्ट बहुमत के साथ में उन्होंने जो है वो सरकार बनाई। केवल 2 प्रांतों को छोड़ करके सभी में उनकी सरकारें बनी, और 2 प्रांतों में भी मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनी। तो जब इस अपार सफलता और मुस्लिम लीग की इस अपार असफलता के बाद में मुस्लिम लीग के नेताओं के मन में एक बात घर कर गई कि हिंदुस्तान में रह कर के हो सकता है कि उनके जो राजनीतिक स्वार्थ है, उनके जो परस्पर हित है, स्वयं के हित जो उनको साधने हैं, वो हित कहीं न कहीं वो साध नहीं पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अब लगातार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध एक अड़ंगा लगाने की नीति को अपना लिया, और वो ब्रिटिश राज की समर्थक होती गई। तो अंग्रेज़ों ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और मुस्लिम लीग को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और यही कारण था कि मुस्लिम लीग के इस प्रकार के रवैये के कारण उन्होंने इस बात को भारतीयों के मन में भरने का, भारतीय मुस्लिमों के मन में भरने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान में रह कर के उनका भला नहीं हो सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को देख करके इस तरीके की भावनाएं भड़का रहे थे। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को मुस्लिम लीग एक हथियार के रूप में मिल गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी जो सांप्रदायिकता की भावना है, उस भावना को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी जो बात हुई थी पुनः समझौते में, जिसमें कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों को भारतीय समाज से अलग करने का जो प्रयास था,
वो प्रयास जो है वो संभव नहीं हो सका और अंग्रेज़ों की ये नीति फेल हो गई। लेकिन जो प्रांतीय चुनाव थे उसके बाद में कहीं न कहीं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक खाई बनती गई और आगे जाकर के ये भारत के विभाजन का भी कारण बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके आगे के विषय पर चर्चा करेंगे।